ये साथी आज झांसी 222 विधानसभा 223 विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कैलाश साहू जी हमारे बीच हैं और आज उनसे सीधा संवाद चुनाव को लेकर और उनका इस चुनावी अखाड़े में कितने दांव वो चलेंगे या इस चुनाव को जनता के बीच अपनी बात कैसे ले जाएंगे इस चुनाव में, हम उनसे सीधी बात करते हैं। कैलाश जी, आप पूर्व विधायक रहे हैं और बीच में आपको टिकट नहीं मिला, एक सत्र आपका बिना उसके रहा, जबकि आप जीते हुए प्रत्याशी थे। यहाँ तक कि जो एक दिग्गज कहाते थे अपने आप में, उनसे आपका प्रतिद्वंद्विता रही और उनसे आप जीते। आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया उस समय, लेकिन आप पूरी तन्मयता, समर्पण और त्याग के साथ पार्टी के साथ खड़े रहे। इस बार आपको पुनः पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और इन हालातों में प्रत्याशी बनाया कि इस चुनाव में एक माहौल अलग तरह का बना हुआ है। ऐसे में आपकी क्या तैयारी है और आप अभी तक का चुनाव हो चुका है और अब क्या आगे कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने सभी झांसी वासियों को नमस्कार मेरा, और मैं आपने जो कुछ भी पूछा मैं उसके बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं कि चूंकि मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और अभी नहीं, शुरू से 1993 से बसपा में काम कर रहा हूं। और हम जब पार्टी में आए थे तो ये नहीं सोचा था कि हमें कभी विधायक बनना, सांसद बनना या पार्टी का जिलाध्यक्ष बनना है। मंशा सिर्फ एक ही थी कि इस देश में अमन चैन रहे, भाईचारा रहे, किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर नफरत और घृणा की दृष्टि से ना देखा जाए, जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की मूल विचारधारा है। तो इसीलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी में काम करना शुरू किया और मुझे लगातार पार्टी ने तमाम जिम्मेदारियाँ दी और पार्टी को ऐसा लगा कि मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से कर रहा हूँ। तो वक्त आने पर पार्टी ने मुझे विधायक का टिकट दिया और झांसी की जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक भी बना। और उसके बाद फिर बहन मायावती जी ने मुझे संगठन के कार्यों में लगा दिया। चूँकि मैं संगठन का व्यक्ति था तो उन्होंने संगठन के काम में लगाया मुझे, मैंने संगठन का काम करता रहा। 17 में भी, 12 में जब टिकट मेरा नहीं हुआ तब भी मैं संगठन का ही काम कर रहा था पार्टी के, और 17 में भी जब 2017 का विधानसभा चुनाव था उस समय भी मैंने टिकट मांगा था, लेकिन मेरा टिकट नहीं हुआ तो मैं पार्टी का ही काम करता रहा। क्योंकि हम लोग एक मिशन के लोग हैं, मूवमेंट के लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी जो है पूरा मिशन और मूवमेंट पर आधारित एक संगठन है, आंदोलन है। तो इससे इसका ज़्यादा हम लोगों के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है कि टिकट मिलना ही महत्वपूर्ण है या पद मिलना ही महत्वपूर्ण है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारा मूवमेंट आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ लगातार, और आज हमें फिर मौका मिला है। पार्टी के कार्यकर्ताओं, समाज के जिम्मेदार साथियों की वजह से मुझे ये मौका मिला और मैं बहन जी को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे झांसी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया। मैं पूरी ताकत के साथ हमारे बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे समाज के भाई, हमारे मित्रगण, दोस्त, सभी लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं इस चुनाव में। क्योंकि आप जानते ही हैं ये चुनाव किस तरीके से लड़ा जा रहा है, आपके संज्ञान में है अच्छी तरीके से कि जो सरकार है और जो माननीय जी हैं वो, उनके पास अकूत धन संपत्ति है, बहुत पैसा है उनके पास। और आज झांसी में जो देखने को मिल रहा है कि वो हर चीज़ को पैसे से खरीदना चाहते हैं कि हम पैसे से वोट को खरीद लेंगे, या फिर गुंडे बदमाशों से लोगों को धमका देंगे, या पुलिस प्रशासन से लोगों को डराएंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि झांसी की जनता ना तो पैसे में वोट देगी और ना ही पुलिस प्रशासन के दबाव में आएगी और ना ही गुंडे माफियाओं के दबाव में आएगी। और आने वाले वक्त में झांसी की जनता अपने बेटे, अपने भाई को झांसी से वोट दे करके विधायक बना करके भेजेगी। मैं ऐसी पूरी उम्मीद और आशा करता हूँ। कैलाश जी, आपने कहा कि जनता न किसी के डर में आए, न निर्भय होकर मतदान करे, और झांसी की जनता पैसों से या किसी डर दबाव में आके वोट नहीं देती है।
लेकिन ये बात सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी पैसों पर ही टिकट देती है। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का 30 साल से कार्य करता हूँ और मैं बहुत छोटे से रूप से कार्य कर रहा हूँ। और ये तो लोग आरोप लगाते हैं बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, लेकिन आज तक कोई व्यक्ति इन आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाया है, क्योंकि बहन मायावती जी एक दलित की बेटी है और लोगों को ये दर्द होता है पेट में कि एक दलित की बेटी इस प्रदेश की सीएम कैसे बन जाए। तो वो बहन जी को बदनाम करने के लिए, बहन जी को नीचा दिखाने के लिए वो इस तरह के आरोप लगाते हैं। ऐसे आरोप निराधार हैं। आपका दल ही एक ऐसा दल है इस समय प्रदेश में कि जिसने अन्य पार्टियों या इस तरह के और उन लोगों से बहुत ज़्यादा कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन पिछले चुनावों में एक बार सपा से भी किया उन्होंने। तो ये जो राजनीति में ये दौर जो चलता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि एक दूसरे से टाई अप होना, फिर जनता के बीच जाना और चुनाव होते ही एक दूसरे को आरोप लगाना, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कोई भी जो दल होते हैं वो अपने उनकी जो विचारधारा है उस आधार पे वो लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग मिलकर के आगे बढ़ें। लेकिन जब उन दल के अंदर के लोग सही से काम नहीं करते हैं, ईमानदारी से काम नहीं होता है, हमें ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत मुझे ऐसा लगता है, तो फिर हमें लगता है कि ज़्यादा दिन तक वो गठबंधन टिक नहीं पाता है। क्योंकि गठबंधन में ये ज़रूरी है कि दोनों तरफ से तालमेल बना होना चाहिए, दोनों तरफ से आपस में एक दूसरे को सहयोग की भावना होना चाहिए। तो ये तो समय समय पर ऐसा होता रहा है। नहीं तो मतदाता भी तो ये चीज़ें तोलते हैं। जैसे आपने कहा व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत जो कहावत है कि व्यक्तिगत मत मेरा ये है, तो मत तो हरदम व्यक्तिगत रहा। ये भारतीय बाबा साहब के भारतीय संविधान ने इस बात को पेटेंट कर दिया और लिखित इसको कर दिया, जो अमिट हो गया कि मेरा मत है। वो मत से ही चुनाव होते हैं। आपका मत बहुत अच्छा है, लेकिन मतदाताओं का मत भी आपको मिले, इसमें क्या आपका बहुमत है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही पवन भाई साहब। मैं आपको जानता हूँ, आप हमारे झांसी जिले के बहुत ही सम्मानित और सीनियर पत्रकार हैं और आपने अपनी ईमानदारी और निष्ठा से वास्तव में एक पत्रकारिता के क्षेत्र में एक आपकी अलग छवि भी है। तो जो आपने प्रश्न कहा है, किया है, तो मैं आपको उस बारे में उत्तर देना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी व्यक्ति जब मतदान करने जाता है तो उनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम पार्टी अपनी जगह हम मानते हैं पार्टियाँ, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो व्यक्ति कितना ईमानदार है, कितना अच्छा इंसान है वो। तो उसके आधार पर ही उनको चुनना चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्र की बात है, अगर वो व्यक्ति क्षेत्र के विकास के लिए नहीं खड़ा हो रहा है या क्षेत्र में गलत काम करा रहा है, तो फिर वो व्यक्ति का उस व्यक्ति के बनने के बाद पूरी विधानसभा के लोगों को उसके दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा। आज जैसे हमारी झांसी विधानसभा है, आप देख लीजिए 10 साल से परेशान है झांसी के लोग। आज जिस तरह के माहौल में चुनाव हो रहा है, आपने चीज़ कही थी और मुझे भी एहसास हो रहा है विगत 15 दिन से लोग डर और भय में जी जाए। ज़बरदस्ती लोगों को बुलाया जा रहा मीटिंगों में। माननीय विधायक जी की जो मीटिंगें होती हैं उन्हें फ़ोन करके बुलाया जाता है। कौन विधायक? विधायक जी माननीय पंडित रवि शर्मा जी, इनकी जो मीटिंग होती है उनमें लोगों को बुलाया जाता है। अब आप ये कहेंगे आप बताइए, तो बता पाना संभव नहीं है। ऐसे लोगों को हम सामने नहीं ला सकते हैं। उन्होंने हमें खुद बताया है कि हमारे पास फ़ोन आता है, कहा जाता है कि भाई हमारी पार्टी की मीटिंग कराइए, हमारी सरकार फिर आने वाली है, नहीं तो फिर आप सोच लीजिएगा। और आप देख भी रहे हैं सारी चीज़ें कि झांसी में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा, कैसे हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि झांसी की जनता आने वाले वक्त में ये पार्टियां ना देखें, वो ये देखें कि इंसान कौन अच्छा है। हम ये झांसी की जनता से हाथ जोड़ करके विनती और अनुरोध करेंगे, अगर हमारी 30 साल की सेवा झांसी के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से मैंने काम किया है, और आपने हमारे विधायकी के कार्यकाल को भी देखा है। जब मैं झांसी में विधायक बना और उस समय बहन मायावती जी की सरकार थी, उस समय आप देखिए आपके भाई ने, आपके इस बेटे ने अगर किसी भी व्यापारी भाई की ज़मीन पर कब्जा कराया हो, उनका उत्पीड़न किया हो, या किसी भी सट्टा खिलाने वाले लोग, जुआ खिलाने वाले लोग, सट्टे और जुए की टेबल चलाने वाले लोग, अवैध शराब का व्यापार करने वाले लोग,
चरस, गांजा, अफीम की तस्करी करने वाले लोग, नौजवानों को, हमारे नौजवान बच्चों की भविष्य खराब करने वाले लोग, जो तस्करी के जरिए जो आता है नशीला पदार्थ, उसके जरिए वो हमारे नौजवानों का जो भविष्य खराब कर रहे हैं। तो मैंने अगर इन लोगों का कोई साथ दिया हो कभी भी, तो हम कहते हैं झांसी की जनता जैसा कहे हम वैसा करने को तैयार हैं। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैंने कभी ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं दिया और ना कभी अपने पूरे जीवन में, जो हमने वादा है हमारा आपसे कि पूरे जीवन में गुंडे, माफियाओं, बदमाशों को कभी संरक्षण ना दिया है और ना मैं दूंगा, आपको बता दूं। विधायक जी, आपकी शैली और व्यक्तित्व ही नहीं है, आप ना तो उन्हें संरक्षण दे पाएंगे, लेकिन ये शैली आज देखने को मिली मीडिया के बीच कि आपने बड़ी प्रखरता से इस गलत तरह के व्यापार आचरण या जो जनता के बीच जो फैला रहे हैं भ्रम, उनका आपने खुलासा किया। लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति आपने जो पीड़ित रहा हो, एक भी खुलकर निर्भय होके आपके संग दिखाई नहीं दिया, जो आपकी बात को प्रमाणित करता कि हाँ मेरे संग मुझे दबाव दे के, मुझे ऐसा कह के इस तरह से किया गया। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनावों में चलता है। इस समय हालात ये हैं, जनता जानती है, जनता का ही रुख होता है कि जीत और हार तय होती है, पैसों से चुनाव नहीं लड़े जाते। जनता ये जान रही है और मायावती जी के भी स्वभाव को जनता जान रही है। वो लगातार पिछले इस चुनाव के दौर में या इस जो सत्र चला विधानसभा का, इसमें कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि मुखर होके, जिस तरीके से आज आपने स्थानीय प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों के खिलाफ आपने बात रखी, वैसी प्रखर और मुख्य रूप से टारगेट करके मायावती जी ने एक भी बयान ऐसा नहीं है जो उन्होंने भाजपा को टारगेट किया हो। और आप यहाँ पे स्थानीय स्तर पे भाजपा के प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को उसके चरित्र और व्यक्तित्व पर टारगेट करके अपना चुनाव जीतना चाहते हैं। क्या आप जनता में भ्रम फैला रहे हैं, या आपकी मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या कहीं दबी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, अगर बहन मायावती जी भारतीय जनता पार्टी से दबी होती तो कैलाश साहू झांसी में चुनाव नहीं लड़ रहा होता। क्योंकि अगर झांसी में मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो ये बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है कि उनका नुकसान कौन कर रहा है, उनको टक्कर कौन दे रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कर दे रहे हैं कि आप विजयी हो रहे हैं? वही, मैं तो विजयी होऊंगा, मुझे पूरा भरोसा है। आप देखिए, अगर बहन मायावती जी जरा भी दबाव में होती तो आपका ये भाई झांसी से चुनाव नहीं लड़ रहा होता। क्योंकि ये लोग ये चाहते थे, इनकी जो व्यवस्था है, ये लोग ये चाहते थे, रूलिंग पार्टी के लोग और एमएलए साहब, कि झांसी से कैलाश साहू का टिकट नहीं होना चाहिए था साथियों। और बहुत कुछ अंदरूनी उन्होंने प्रयास किए हैं जो हमको जानकारी मिली है। ने प्रयास किए बिल्कुल कि हमारा टिकट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम था, बीजेपी ये जानती है, माननीय विधायक जी ये जानते हैं कि साहू समाज का वोट बीजेपी को जाता था। और जब वह चुनाव लड़ा 2009 में, तो माननीय रवि शर्मा जी तीसरे नंबर पर चले गए थे, तीसरे नंबर, क्योंकि वो वोट उनसे हट गया था। और आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, वो कितनी ही मीटिंग कर ले साहू समाज की, कितने ही लोगों को जबरदस्ती बुला के अपने यहाँ बैठा ले, उनसे कहते हैं मीटिंग करो अपने मोहल्ले में, साहू समाज के 2-4 लोगों से, सारा पैसा मैं भेज रहा हूँ, वहाँ मीटिंग करते हैं। फिर बड़े बड़े अखबारों में निकाला जाता है कि साहू समाज का समर्थन उनके साथ है। जब साहू समाज अच्छी तरीके से जानती है कि उनका बेटा, उनका भाई जब चुनाव लड़ रहा है, माननीय जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ बैठे हैं, समाज के निर्वाचित हैं जिलाध्यक्ष, जिनको पूरी समाज ने चुना है, वो हमारे साथ हैं, कैसे समर्थन दे दिया। हमारे समाज के संरक्षक माननीय केसी साहू जी हमारे साथ बैठे हैं। तो आप बताइए, समाज के जो हमारे समाज के आनंद साहू जी बड़े हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही वरिष्ठ लोग, समाज के बहुत ही इलेक्टिव लोग भी आपके समाज के आपके साथ हैं। सवाल ये है, क्या आप साहू समाज के भरोसे ही चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा था। मैं तो ये बता रहा था कि विधायक जी को हमसे कितना कष्ट है चुनाव लड़ने से। मैं चूंकि अगर जातिवादी होता तो मैं कभी भी बहुजन समाज पार्टी में नहीं होता। आप ये बताइए, मेरी समाज 99% बीजेपी में रही है पहले, और कैलाश साहू अकेला बहुजन समाज पार्टी में आया 93 में। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिएगा, अगर मैंने बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को ना पढ़ा होता, अंबेडकर साहब की विचारधारा, बाबा साहब अंबेडकर साहब, काशीराम साहब के विचारों को ना सुना होता, तो कैलाश साहू बहुजन समाज पार्टी में नहीं आना चाहिए था। कैलाश साहू को भी बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू बन के रहना चाहिए था। लेकिन कैलाश साहू ने बाबा साहब के विचारों को समझा और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कैलाश साहू आगे चल दिया। मेरे लिए जाति बाद में, और इनके संरक्षणदाता कौन है, जे गृह मंत्री जी को खुद पता चल जाएगा।
ये बताइए, आप स्थानीय स्तर पर इस समय जो चुनाव का माहौल है, आप मानते हैं कि प्रत्याशियों की व्यक्तिगत चरित्र और व्यक्तित्व को मतदाता जनता आंक रही है, उसी हिसाब से मतदान करेगी, या आप ये मानते हैं इस माहौल में कि इस समय आदमी चरित्र, व्यक्तित्व, प्रत्याशियों की व्यक्तिगत संघर्ष, मेहनत, कमी, अच्छाई, बुराई को नज़रअंदाज करते हुए इस समय चुनाव शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष पार्टियों के शीर्ष नेताओं के छवि और उनके अपनी कार्यशैली के आधार पर हो रहे हैं, ये आप मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर कोई एमएलए बनता है तो एमएलए का सीधा ताल्लुकात अपनी जनता से होता है। झांसी का जो भी भविष्य में एमएलए बनेगा तो उसका ताल्लुकात तो झांसी की जनता से होगा। अगर वो अच्छा व्यक्ति होगा तो निश्चित है लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, और उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होगा तो फिर वो जुआ खिलवाएगा, सट्टा खिलवाएगा, चरस बिकवाएगा, गांजा बिकवाएगा, सेल टैक्स की चोरी कराएगा, व्यापारियों की ज़मीन पर कब्जा करेगा। तो ये तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों से कहा, जब मैंने फार्म भरा अभी नॉमिनेशन का, तो उसमें एक हम लोग को शपथ देना था, एक कॉलम था, और राष्ट्रीय पार्टियों से कहा गया कि आप ऐसे व्यक्तियों को क्यों चुनाव लड़ा रहे हैं, ये बताइएगा, क्या आपके पास इनसे अच्छा कैंडिडेट नहीं था? ये भी पूछा राजनीतिक दलों ने, तो सॉरी, ये चुनाव आयोग ने पूछा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है ये। तो हमें बड़ी खुशी है, आने वाले समय में इसमें सुधार हो रहा है। और देखिए, पार्टी से ऊपर उठ करके हमें ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिए जो हमारे क्षेत्र के काम में आए। देखो, यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे हैं, ये चुनाव प्रधानमंत्री जी का नहीं है, मुख्यमंत्री जी का नहीं है ये चुनाव क्षेत्र की जनता का है, क्षेत्र के नौजवानों को बचाने का है। जो नशे के दलदल में नौजवानों को फेंका जा रहा है, नशे के दलदल में गलत कार्यों में उनको ढकेला जा रहा है, तो मुझे चिंता सिर्फ झांसी के अपने नौजवानों की है। इसलिए मैंने ये बात रखी है, और मैंने आप सभी मीडिया बंधुओं के सामने ये बात रखी है कि अभी भी वक्त है। मैं अपने झांसी वासियों से कहूँगा कि आप झांसी को बचा लीजिएगा, वरना आने वाले वक्त में आपको बहुत दुख होगा कि झांसी, आप देख भी रहे हैं 10 सालों से पूरी झांसी अपना संघर्ष बंद कर देंगे क्या जी? मान लीजिए विधायक आप नहीं बन पाए तो क्या ऐसे गलत कार्यों के विरुद्ध आपका संघर्ष समाप्त हो जाएगा? नहीं, हमारा संघर्ष तो जिंदगी भर चलता रहा है और जिंदगी भर चलता रहेगा, ये ना रुका है ना रुकेगा। लेकिन बात यह है कि अगर गलत लोग काबिज होते रहेंगे तो ये इनके संरक्षण में, आप समझ लीजिएगा, संरक्षण में ये सारे अवैध व्यापार चलते रहेंगे। ये व्यापार फिर नहीं बंद नहीं होंगे, इनको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति विधायक होता है, सांसद होता है, उसके हाथ में पावर होती है, वो विधानसभा के अंदर क्वेश्चन उठाता है, और विधानसभा जब क्वेश्चन उठता है तो मुख्यमंत्री को उसका जवाब देना ही पड़ता है। तो इसलिए ये बड़ी पावर होती है विधायक और सांसद। इसलिए इसको अगर हमें अपनी झांसी को सुधारना है तो अच्छे और नेक इंसान, हम ये नहीं कहते कि हम ही को वोट दे दो। मैं झांसी की अपनी प्रिय जनता से यही कहूँगा, आप कैंडिडेटों में देख लीजिएगा कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन व्यक्ति ऐसे लोगों का सामना कर रहा है, गुंडे, माफियाओं, अपराधियों का सामना कौन कर रहा है। हम कह रहे चलो हमारे पास प्रमाण है, तब तो हम बोले ना, हमारे पास प्रमाण है, हमने बात रखी है। ये तो आज हम ये बात रख रहे हैं आपके सामने। समय समय पर हम लोगों ने, देखिए, हमारे भाई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा, हमारा भाई 10 साल से, 10 साल हो गई हमारे भाई को 307 जैसे झूठे मुकदमे में जेल पहुंचवाया माननीय जी ने। तो हम आपको अखबार की कटिंग दिखाएंगे, आप रह जाएंगे, इतनी अखबार की कटिंग है। हमारा छोटा भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, जल संस्थान में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई। वो 10 साल हो गई, 10 साल से उसके खिलाफ तनख्वाह रोकी गई, उसका ट्रांसफर उसका किया गया, उसको इतना उत्पीड़ित किया गया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उसके खिलाफ झूठे 4-5 मुकदमे लिखाए गए। हम उस परिवार से आते हैं जहां भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहां पर दलाली नहीं होती, बेईमानी नहीं होती। हमने अपने जीवन में चाय और कॉफ़ी नहीं पी, आप ये समझ लीजिएगा। हमारे यहाँ प्याज लहसुन भी नहीं आती है, हमने कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया, तो हमें पैसे की कोई चाहत नहीं है। आज मान लीजिए ऐसी परिस्थिति बन गई होती कि बसपा और भाजपा, एक समय वो भी था कि भाजपा और बसपा ने सरकार बनाई थी, अब फिर ये ऐसी परिस्थितियां अगर भविष्य में बनती हैं तो क्या आप पार्टी छोड़ दोगे, या फिर आप इसी पार्टी के नेताओं के संग सदाचार और भाईचारे के साथ उनके साथ विराजमान होंगे? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहन मायावती जी ने जो आपने प्रश्न किया है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी इस चीज़ का जवाब दे चुकी हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। अगर उनको संवैधानिक, भारत के संवैधानिक शीर्ष पद पर अगर आसीन कर दिया गया, तब भी आपकी यही विरोधी आवाज़ मुखर होगी? देखिए, मेरा तो पूरा जीवन इस व्यवस्था के खिलाफ रहा है। हमारा पूरा जीवन गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की मान सम्मान, स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए मैं लड़ता रहा हूँ।
और मैं हमेशा अपने गरीब भाइयों के लिए, अपने झांसी के लोगों के लिए, अब 50 साल की उम्र हो रही है, 17 साल की उम्र से हम संघर्ष करते आ रहे हैं। अब भगवान ने जितनी ज़िंदगी दी होगी, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ अपने झांसी वासियों को कि कैलाश साहू आपका विश्वास नहीं तोड़ेगा और आप लोगों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए और सब समाज के लिए संघर्ष करता रहेगा। मेरा प्रश्न ये था कि अगर आपकी राष्ट्रीय नेता फिर कोई निर्णय ले लें तो उस देखिए, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, आप पहले बहन मायावती जी के चरित्र के बारे में जान लीजिएगा। आज अगर कैलाश साहू वो तो इतनी सहृदयी हैं वो कि उन्होंने तो उनके चरित्र पे लोगों ने हमला किया था और उन्होंने माफ करके उन्हीं के संग गठबंधन किया, वो हम और चुनाव लड़ी। हम आपको तो इसलिए वो सहृदयी हैं। बहन जी के बारे में पूरा देश जानता है, उनकी कानून व्यवस्था जानता है। वो 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। वो मुख्यमंत्री न केवल कैलाश साहू की रही हैं, न केवल बसपा की नहीं, वो तो देश प्रदेश की रही हैं, तो उन्हें जानते हैं लोग। अभी हालात ये हैं कि आपकी पार्टी के एक बड़े नेता का वीडियो वायरल हुआ और उसमें 50 सीटों पे सौदा करने की बात भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई देखिए, अगर ऐसा कोई वीडियो वायरल हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। कौन रोक रहा है इसको? उसमें ये भी सुना गया है कि उन 50 सीटों में झांसी की सीट भी एक सौदे के तहत बात हो रही है। देखिए भाई, लोग तमाम तरह की बातें करते हैं और मुझे पता है कि अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और हमारे कार्यकर्ताओं ने ही हमको टिकट के लिए आगे किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने ही अनुमोदन किया। अब कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं तोड़ेंगे? नहीं, तो मैं जा कर रहा हूँ तोड़ के। तो मैं तो जिंदगी मेरी जब तक है, जब तक जिंदगी दी है भगवान ने, तब तक मैं बहन जी के साथ हूँ। आपको क्या लगता है चुनाव का क्या परिणाम आने वाला है और जनता को क्या संदेश है इस चरम परिस्थिति में चुनाव की, क्योंकि अब 2 या 3 दिन बाकी है? देखिए, मुझे तो पूरा भरोसा है कि झांसी में बदलाव होगा। मुझे पूर्णतः भरोसा है कि झांसी की जनता डर और दबाव की वजह से, सत्ता और शासन की वजह से लोग बोल नहीं पा रहे हैं कुछ, लेकिन जब वहां जाएंगे वो वोट डालने के लिए, तो आप देखना वो इतना बटन दबाएंगे अपने बेटे के लिए, अपने कैलाश साहू के लिए, कि जब पेटी खुलेगी ना 10 मार्च को, तो आप देख लीजिएगा झांसी से गुंडे, माफिया और बदमाश छोटे दलों की पक्षधर रही है। और बहुजन समाज पार्टी ने, जब मैं खुद विधायक था, और छोटे प्रांतों की छोटे प्रांतों की वो पक्षधर रही है। और मैं जब विधायक था तो मुझे खुशी इस बात की है कि बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा और हमारा बुंदेलखंड राज्य भी था उसमें। तो मुझे गर्व है इस बात का कि उस सदन का हिस्सा मैं भी था। मैं उस समय विधायक था और मैंने उस पर वोटिंग की थी, मतलब अपना विश्वास जताया था। और बहन जी ने 4 भागों में उत्तर प्रदेश को बांट करके एक प्रस्ताव भेज दिया था केंद्र सरकार को। अब ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है कि वो हमारे बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाए। ये केंद्र की जिम्मेदारी है। झूठे वादे किए गए। अब मैं तो खुद सोचता हूँ केंद्र सरकार अभी तक क्यों नहीं कर रही है। 7.5 साल 8 साल हो गई हैं। वो भी कहते थे, यहाँ से उनकी कैबिनेट मंत्री चुनाव लड़ी है, बहुत ही सम्मानीय है, उन्होंने भी कहा था मुझे आप सांसद बना दीजिएगा, मैं यहाँ का बुंदेलखंड राज्य बनवाऊंगी। लेकिन आपको पता कि सारे कोरे वादे रह गए और झांसी की जनता अपने आप को ठगी सी महसूस कर रही है, बुंदेलखंड राज्य ही नहीं बना। तो हमें भरोसा है कि आने वाले वक्त में हमारी सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो बहन जी ने तो पहले ही हमारे इस उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांट दिया है। तो आने वाले वक्त में मुझे पूर्णतः भरोसा है कि हम लोग किसी भी तरीके से हमारी सरकार बनेगी और हम बुंदेलखंड राज्य को दोबारा से इस लाइन पर लाएंगे कि वो हमारा केंद्र सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो हमारे इस बुंदेलखंड को राज्य बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश साहू जी। थैंक यू।